सिर्फ 7 ग्राम। जी हाँ, सिर्फ 7 ग्राम। जरा सोचिए, एक छोटी सी यूरेनियम की गोली और उसमें इतनी ऊर्जा है जो 10 लाख ग्राम यानी पूरे 1 टन कोयले के बराबर है। ये एक ऐसा चौंका देने वाला तथ्य है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस धातु में ऐसा क्या जादू है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो शुरू होता है ज़मीन की गहरी खदानों से और पहुंचता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के धड़कते हुए कोर तक। आज इस पूरी जीवन यात्रा को डिकोड किया जाएगा। इस सफ़र में हम कई अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे यूरेनियम की ताकत को समझने से, फिर देखेंगे इसका खनन कैसे होता है, संवर्धन यानी एनरिचमेंट की प्रक्रिया क्या है, रिएक्टर के अंदर असल में क्या होता है, इस्तेमाल के बाद कचरे का क्या किया जाता है, और आखिर में इसके फायदे, नुकसान और भविष्य पर नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरेनियम की शक्ति की और समझते हैं कि ये परमाणु ऊर्जा आखिर काम कैसे करती है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो विज्ञान है उसे न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब एक आज़ाद न्यूट्रॉन किसी अस्थिर यूरेनियम नाभिक से जोर से टकराता है तो वो उसे 2 हिस्सों में चीर देता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, सिर्फ एक अकेले परमाणु के इस तरह टूटने से भारी मात्रा में गर्मी, रेडिएशन और लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है ना हैरान करने वाला। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, सारा का सारा यूरेनियम एक जैसा नहीं होता। प्रकृति में जो यूरेनियम मिलता है उसका 99% से भी ज्यादा हिस्सा यूरेनियम 238 होता है। पर अभी हमने जिस चेन रिएक्शन की बात की वो यूरेनियम 238 नहीं कर सकता। उसके लिए हमें चाहिए यूरेनियम 235, जो पूरी प्रकृति में सिर्फ 0.7% ही मौजूद है। बिल्कुल भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, यानी खनन और निष्कर्षण। आखिर ये कच्चा माल जमीन से निकाला कैसे जाता है? यूरेनियम के इस अयस्क को विशाल ओपन पिट यानी खुली खदानों और जमीन के गहरे अंदर से निकाला जाता है। इन भारी चट्टानों को बाहर निकालकर मशीनों से कुचला और पीसा जाता है। इसके बाद एक लंबी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे ये एक सांद्रित पाउडर में बदल जाता है, जिसे इंडस्ट्री में येलो केक कहा जाता है। अब अगर दुनिया भर में इसकी सप्लाई चेन को देखें तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया के कुल उत्पादन का करीब 43% हिस्सा अकेले वहीं से आता है। इसके बाद 15% के साथ कनाडा और 11% के साथ नामीबिया का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी इसके बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं, खासकर जिब्लुका जैसी जगहों पर। भारत की बात करें तो दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का लगभग 2% हिस्सा हमारे यहाँ पाया जाता है। इसमें आंध्र प्रदेश की तुमलापल्ले खदान सबसे अहम है, जो भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है। इसके साथ ही झारखंड का जादूगोड़ा, जो हमारी पहली खदान थी, और नरवा पहाड़ जैसी बेहद आधुनिक खदानें इस पूरी सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ से हमारा सफर और भी जटिल हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, संवर्धन प्रक्रिया, यानी इस शक्ति को कैसे केंद्रित किया जाता है। ये एनरिचमेंट की प्रक्रिया काफी हाईटेक है। सबसे पहले उस येलो केक पाउडर को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में बदला जाता है। फिर इस गैस को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नाम की विशाल मशीनों में डाला जाता है, जो इसे अविश्वसनीय स्पीड से घुमाती हैं। इसे एक बहुत ही तेज घूमने वाले सलाद स्पिनर की तरह समझ सकते हैं। क्योंकि यूरेनियम 235 के कण थोड़े हल्के होते हैं, वो बीच में रह जाते हैं और भारी यूरेनियम 238 बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। इस तरह हमें हमारा कीमती यूरेनियम 235 मिल जाता है। एनरिचमेंट के बाद इस गैस को वापस ठोस रूप में बदला जाता है और बेक करके छोटे छोटे सिरामिक पेलेट्स यानी छर्रे बनाए जाते हैं। फिर इन पेलेट्स को 4 मीटर लंबी धातु की ट्यूब्स में सावधानी से भर दिया जाता है, जिन्हें फ्यूल रॉड्स कहते हैं। अंत में इन रॉड्स को एक साथ बांधकर एक बड़ा बंडल तैयार किया जाता है, जिसे फ्यूल असेंबली का नाम दिया जाता है। अब ये फ्यूल असेंबली तैयार हैं अपने असली काम के लिए। चलिए चलते हैं हमारे चौथे और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, परमाणु रिएक्टर के अंदर, जहां असली बिजली बनती है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के कोर के बिल्कुल बीचों बीच इन असेंबलियों को रखा जाता है और इन्हें पानी से घेर दिया जाता है। यहाँ पानी सिर्फ भाप बनाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी कूलेंट या शीतलक की भूमिका निभा रहा है।
अगर ये पानी ना हो तो ये रेडियोधर्मी सामग्री इतनी गर्म हो जाएगी कि सब कुछ पिघल सकता है, जिसे मेल्टडाउन कहते हैं। तो इस दानव जैसी ऊर्जा को काबू में कैसे रखा जाता है? इसका जवाब है कंट्रोल रॉड्स। ये खास तरह की छड़ें न्यूट्रॉन को सोखने का काम करती हैं। प्लांट ऑपरेटर्स इन छड़ों को रिएक्टर में ऊपर या नीचे करके गर्मी को एकदम सटीक तरीके से नियंत्रित करते हैं। इसी गर्मी से भाप बनती है, टरबाइन्स घूमते हैं और बिजली पैदा होती है। लेकिन जब इस ईंधन की उम्र पूरी हो जाती है तब क्या? यही हमारा 5वां विषय है, रीप्रोसेसिंग और रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन। जलने के बाद का सफर कैसा होता है? 3-4 साल बाद जब इस्तेमाल किए गए ईंधन को रिएक्टर से बाहर निकाला जाता है तो वो कल्पना से भी ज्यादा गर्म और रेडियोधर्मी होता है। उसे सीधे कहीं भेजा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे तुरंत इन विशेष पूलों में गहरे पानी के नीचे रख दिया जाता है। उसे ठंडा होने और उसका रेडिएशन कम होने में कई साल लग जाते हैं। कचरे की बात निकली है तो एक बहुत ही दिलचस्प डेटा देखना चाहिए। फ्रांस के आंकड़े बताते हैं कि एक आम इंसान के लिए साल भर में जो सामान्य औद्योगिक कचरा बनता है वो करीब 2500 किलोग्राम होता है, लेकिन उसी इंसान के हिस्से का परमाणु कचरा सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम। मतलब ये कचरा बहुत जहरीला जरूर है, लेकिन इसकी मात्रा बाकी उद्योगों के मुकाबले 9 के बराबर होती है। और हाँ, ये सारा का सारा कचरा बेकार नहीं होता। फ्रांस और यूके जैसे कई देश इस इस्तेमाल किए गए ईंधन को रीप्रोसेस करते हैं। वो इसमें से बचा हुआ उपयोगी प्लूटोनियम और यूरेनियम निकालकर एक नया MOX यानी मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन बना लेते हैं। और जो हिस्सा बिल्कुल किसी काम का नहीं बचता, उसे पिघले हुए कांच में मिलाकर ठोस ब्लॉक बना दिए जाते हैं। इस तकनीक को विट्रिफिकेशन कहते हैं, ताकि इसे सुरक्षित रूप से दफनाया जा सके। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, इसके फायदे, नुकसान और भविष्य। चलिए एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। अगर तराजू के दोनों पलटों को देखें तो एक तरफ परमाणु ऊर्जा के जबरदस्त फायदे हैं। ये बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के जीवाश्म ईंधन के मुकाबले 10 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा देती है। पर्यावरण के लिए ये एक क्लीन एनर्जी का बड़ा स्रोत है। लेकिन दूसरे पलड़े पर खतरे भी बहुत गंभीर हैं। खनन से भूजल के प्रदूषित होने का डर, और सबसे बड़ी बात, इस जानलेवा रेडियोधर्मी कचरे को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने की भारी जिम्मेदारी। और हम इतिहास की उन घटनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1986 की चेरनोबिल आपदा और 2011 का फुकुशिमा हादसा। ये कड़वी सच्चाइयां हमें याद दिलाती हैं कि जब प्राकृतिक आपदा आती है या डिज़ाइन में कोई चूक रह जाती है और कूलिंग सिस्टम फेल होता है तो उसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज जब दुनिया को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए स्वच्छ और भरपूर ऊर्जा की सख्त ज़रूरत है, तो क्या ये ज़रूरत इतनी बड़ी है कि इसके लिए हम आने वाली कई पीढ़ियों पर इस खतरनाक कचरे को सुरक्षित रखने का बोझ डाल दें? क्या इसके फायदे इसके जोखिमों पर भारी पड़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।